हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम जो है वो न्यू फंड ऑफर के बारे में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने अभी अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड जनरेट करेगा, उसको लॉन्च करेगा। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड बेसिकली एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं और या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जिनको स्पेसिफिकली इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया होता है कि वो एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट या एसेट्स को वो चेज करते हैं। जैसे इस केस में ऑटो सेक्टर जो है वो है इसमें बास्केट में। बेसिकली क्या है कि ये जो निफ्टी प्रूडेंशियल ऑटो इंडेक्स फंड है, इंडिया का फर्स्ट निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड है ये बेसिकली ऑटो सेक्टर को के ऊपर बनाया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। एक न्यू फंड ऑफर है। ये न्यू फंड ऑफर एक्चुअली बेसिकली बिल्कुल आईपीओ जैसा होता है। जैसे किसी अगर कंपनी को फर्स्ट टाइम अपनी बॉन्ड को इशू करना होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में करती है आईपीओ के नाम से, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और जब नेक्स्ट टाइम उसको करना होता है, जब वो लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद वो करती है उसको फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जो सेकेंडरी मार्केट में होता है। तो सिमिलर टू आईपीओ ये न्यू फंड ऑफर होता है। इसमें भी बेसिकली बिल्कुल सेम आईपीओ जैसा सिस्टम होता है, लेकिन ये जो होता है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी इसको इशू करते हैं। दिस इज इशूड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। ये जो नया बनाया गया है, ये जो फंड है, ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक्सपेक्टेड ग्रोथ, इसमें ईवी सेगमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो है उसको भी इंक्लूड करके बनाया गया है कि ये इस सेक्टर की एक्सपेक्टेड ग्रोथ से डायरेक्टली अर्न करने की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग टू एनी न्यू फंड ऑफर्ड बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ये एक पहला ऑफ इट्स काइंड फंड है। अब बेसिकली ये जो फंड होते हैं ये कई टाइप्स के होते हैं। न्यू फंड ऑफर्स बेसिकली किस टाइप के होते हैं? पहला म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसको भी न्यू फंड बोला जाता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप की न्यू फंड ऑफरिंग होती है। बेसिकली ये दोनों टाइप की हो सकती है। म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड जो होते हैं वो भी होते हैं, म्यूचुअल फंड क्लोज एंडेड भी होते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिसमें एक पर्सन सपोजिटली फर्स्ट अक्टूबर को कोई पर्सन उसको परचेज कर रहा है, तो वो 1 अक्टूबर को उसको परचेज किया, तो एक मिनिमम टाइम पीरियड को कंप्लीट करने के बाद वो किसी भी टाइम पीरियड पे इसको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उसको रिक्वायरमेंट हो वो उसको बेच सकता है। लेकिन दूसरे इसके अगेंस्ट होता है क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको अगर सपोज करो किसी पर्सन ने 1 अक्टूबर को उसको परचेज किया है तो वो पर्सन उसको कंप्लीट, मतलब एक टाइम पीरियड होता है सपोजिटली विंडो पीरियड 2 ईयर्स का, उसकी मैच्योरिटी डेट होती है मान लो, तो मैच्योरिटी के टाइम पीरियड तक 2 साल तक वो उसको सेल नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये दोनों जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है कि इसका पर्पस क्या है। ये बिल्कुल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसा होता है स्टॉक मार्केट में जो होती है। नेक्स्ट फंड ऑफर जो है इसका भी पर्पस ये होता है कि इसको कैपिटल रेज करनी होती है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है। उसके अलावा इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है ताकि कैपिटल रेज की जा सके इन्वेस्टमेंट कंपनीज के द्वारा। ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट को फिर वो सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, इन सबको मार्केट से परचेज करने के लिए यूज करेंगे। न्यू फंड ऑफर जो है इसको मार्केट किया जा सकता है, इवन दो एनएफओ आर मार्केटेड, दे आर डन लेस एग्रेसिवली। इनको मार्केट किया जाता है, इनको लॉन्च किया जाता है, लेकिन इसको इतना एग्रेसिवली मार्केट नहीं किया जाता जितना आईपीओज को किया जाता है। ठीक है। इसकी वजह से इसका जो टारगेट होता है वो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होता है। ठीक है। एंड ऑल्सो न्यू फंड जो है वो लेस नोटिसेबल होते हैं टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर देन आईपीओ। तो आईपीओ के कंपैरिजन में वो कम नोटिसेबल होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा इन्वेस्टर्स जो हैं अगर उनको एनएफओ के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में देखना होता है, प्रीवियस उसके जो फंड्स हैं उन ऑफर्स के बारे में देखना होता है, तो उसको या फिर किसी भी तरीके की कोई रिसर्च करनी होती है, एक्सपेंस रेशो देखनी होती है या कुछ भी, तो उस केस में वो पर्सन जो है वो वेरियस इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं उनके प्रेस रिलीज को सर्च करके देख सकता है, एज वेल एज जो न्यूज आउटलेट्स होती हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली इस एस्पेक्ट से डील करती हैं उनको देख के ये रिसर्च कर सकते हैं पीपल। नेक्स्ट न्यूज आइटम है एस्बा, लाइक पेमेंट सिस्टम के बारे में। अब एस्बा जो है ये सभी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अभी
एसबा लाइक पेमेंट सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है सेकेंडरी मार्केट के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एसबा लाइक पेमेंट सिस्टम बना रहा है, बेसिकली इसको लॉन्च करेगा वो सेकेंडरी मार्केट के लिए। अब ये जो है इससे क्या होगा कि जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो क्लाइंट के फंड को तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि जो ब्रोकर है वो डील कंप्लीट ना करवा दे, या फिर क्लाइंट की डील कंप्लीट ना हो जाए, या ट्रेड जो है शेयर का वो कंप्लीट ना हो जाए। सपोज कीजिए कि ए पर्सन है, वो उसको बी पर्सन को अपने कोई शेयर्स बेचने हैं और बीच में इसकी डील को ब्रोकर कर रहा है, ठीक है। ए को अब जो भी इसका ट्रेड है, मतलब चाहे पैसों का है चाहे शेयर का लेन देन है, वो ब्रोकर के थ्रू कर रहा है। अब ए को बेचने हैं और बी को खरीदने हैं, बी इसको पैसा देता है, तो ये जो मनी होती है ना, ये मनी ये ट्रेड ब्रोकर जो है ये तब तक एक्सेस करके इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसको वापस नहीं देगा जब तक कि ये जो शेयर है इसके नाम पे नहीं हो जाता, जब तक ये पूरी की पूरी ट्रेड डील जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उसके फंड को वो एक्सेस नहीं कर सकता। एसबा का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एप्लीकेशन होती है ये सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। एसबा ये एक स्पेशल एप्लीकेशन होती है जो इन्वेस्टर लिखता है बेसिकली, ठीक है, कंटेनिंग एन ऑथराइजेशन, जिसमें वो ऑथराइज करता है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को कि वो टू ब्लॉक द एप्लीकेशन मनी इन द बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट में पैसे को होल्ड करके रखे, ठीक है, फॉर सब्सक्राइबिंग एन इशू, एक इशू को सब्सक्राइब करने के टाइम पे। उसके अलावा ये पेमेंट सिस्टम जो है ये बेसिकली ये सेकेंडरी मार्केट के लिए लाया जाएगा। और यूजुअली इससे पहले क्या होता था, एसबा जो था वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के टाइम पे यूज किया जाता था। एसबा में फंड जो है एक इन्वेस्टर के अकाउंट से मूव तभी करेंगे जब तब ट्रेड जो है कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। अब प्रोज में क्या है कि मनी, मतलब इसका क्या फायदा है कि मनी तब तक अकाउंट से नहीं निकलेगी जब तक सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है। अब इसमें बेसिकली दो मैकेनिज्म होते हैं। पहले क्या होता था कि T+2 मैकेनिज्म फॉलो किया जाता था, जिसमें सपोज करो किसी दो पर्सन ने डील स्टार्ट की है टी टाइम को, यानी कि 1 अक्टूबर को स्टार्ट की है, तो उसको 2 बिजनेस डेज लगते थे उस डील को क्रैक कर उस डील को कंप्लीट करने में, उसका पेपर वर्क एंड एवरीथिंग कंप्लीट करने में। तो ब्रोकर जो होता था वो पेमेंट को 3rd डे एक्सेस कर पाता था। अब T+1 मैकेनिज्म सेबी ने थोड़ा टाइम पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिसके चलते 1 वर्किंग डे लगता था और नेक्स्ट डे जो है पर्सन उस डील को उस पैसे को एक्सेस कर सकता था, नेक्स्ट डे उसको पेमेंट हो जाती थी। अब ये T+1 सेटलमेंट और साथ में एसबा लाइक प्लेटफॉर्म के चलते इंडिया की कैपिटल मार्केट जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और डीपन होगी, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि ये जो प्रपोज्ड सिस्टम है ये ब्रोकरिंग इंडस्ट्री को एक काइंड ऑफ एक सेटबैक की तरह हो सकता है, क्योंकि पहले प्लेयर जो थे, मतलब ब्रोकर्स जो थे, वो फ्लोट अर्न करते थे, दे यूज टू अर्न अ फ्लोट ऑन द फंड पार्क, जो पहले पैसा वो रख देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट या किसी भी फॉर्मेट में वो अर्निंग कर लेते थे। लेकिन अभी अगर अर्निंग नहीं होगी तो ब्रोकर जो है वो डिसइंसेंटिवाइज होंगे इस इंडस्ट्री में काम करने से, या फिर वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम होगी। वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकती है कि ब्रोकरेज की कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है, या फिर ट्रेडिंग की कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है। अब एसबा को सेकेंडरी मार्केट में डालने का मतलब एसबा को सेकेंडरी मार्केट में यूज करने से कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और भी आ सकते हैं इन दो के अलावा। एक तो प्राइस राइज हो जाएगा और ब्रोकर्स की इनकम डिक्रीज हो रही है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। और स्पेशली जो ब्रोकर्स विच आर नॉट बैक्ड बाय बैंक, जिनको बैंक जो है वो बैक नहीं करता है, उन ब्रोकर्स को ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि जो बैंक बैक्ड ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, उनके केस में कहते हैं मनी बहुत स्मूथली और सीमलेसली मूव करती है अंदर बाहर, ठीक है। तो उन केस में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है सिस्टम में, बट ऑपरेशनैलिटी होती है उनके केस में भी डिफिकल्ट होगी। बिकॉज आईपीओ मार्केट में क्या होता है, सिर्फ 1 टाइम सेटलमेंट होती है, ओनली 1 टाइम सेटलमेंट होती है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट जो होती है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, दिन में कितनी बार खरीदा बेचा जाता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करता है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है, जिसके केस में ये कंपैरेटिवली ज़्यादा हैक्टिक हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी महाकालेश्वर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया है। ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन में, ठीक है। महाकालेश्वर का मतलब ही होता है कि लॉर्ड ऑफ टाइम, कि समय के देवता लॉर्ड शिवा जो हैं उनको लॉर्ड ऑफ टाइम बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो श्री महाकालेश्वर टेम्पल है ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग महाकालेश्वर टेम्पल जो है इसको लॉर्ड ब्रह्मा ने इसको बनाया था, और प्रेजेंटली ये शिप्रा नदी के किनारे के ऊपर उज्जैन शहर में है। उज्जैन शहर जो है वो शिप्रा नदी के किनारे के ऊपर है। शिप्रा एक होली रिवर है। उसके अलावा ये जो टेम्पल है इसको आज जिस फॉर्मेट में, ये बेसिकली 3 ऐसे स्टोरीज में प्रेजेंट है, ये आपको मैंने इसमें दिखाया ही है, ठीक है। ये जो टेम्पल है, ठीक है, इसको मतलब कि ये
इस जो प्रेजेंट फॉर्म में है इसको मराठा जनरल एक राणोजी शिंदे ने 1734 CE में बनाया था। ये श्राइन जो है ये टोटल 51 शक्तिपीठ हैं, उसमें से जो 18 महाशक्तियाँ पीठ हैं उसमें से एक है। ठीक है, ये 3 स्टोरी टेम्पल है, इसमें 3 लिंगम है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागा चंडेश्वर। ये तीनों जो है अलग अलग लेवल पे इंस्टॉल किए गए हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो जो 12 फेमस सेक्रेड अबोर्ड हैं शिवा के, ठीक है, जो सेक्रेड 12 ज्योतिर्लिंगा है उनमें से सबसे ज़्यादा सेक्रेड जो है शिवा का अबोर्ड माना जाता है इसको। ये कलेक्टोरेट ऑफिस उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस और उसका सारा मैनेजमेंट जो है वो कलेक्टोरेट ऑफिस ऑफ उज्जैन डिस्ट्रिक्ट इन द सेंस की उज्जैन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है बुद्धिस्ट साइट के बारे में। सो बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे कुछ एंशियंट रेलिक्स वहाँ पे मिले हैं। एंशियंट रेलिक्स बेसिकली ये एक ट्रेजर की फॉर्म में इसको ट्रेजर बोला जाता है कि जो पुरानी सभ्यता और पुरानी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जागरूक करेगा, साइंस में और रिसर्च में काम आएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसलिए इन पुराने रेलिक्स को, रूइंस को ट्रेजर बोलती है। सो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ये रेलिक्स देखने को मिले हैं। बांधवगढ़ जो है वहाँ पे क्या क्या मिला है, बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं, स्तूप मिली हैं, ये ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन में उसके ऊपर लिखी कुछ चीज़ें हैं और ये 2nd सेंचुरी तक डेट बैक करती हैं, मतलब 2nd सेंचुरी में ये बनाई गई थी। उसके अलावा जो हिंदू टेम्पल्स मिले हैं वो 9th to 11th सेंचुरी तक पुराने हैं। ठीक है, वराहा का स्कल्पचर मिला है, जो वराहा का स्कल्पचर है उसको बोला जाता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वराहा स्कल्पचर है, जो 9th से 11th सेंचुरी में था। उसके अलावा जिस टाइम पे ये बना था 9th to 11th सेंचुरी में हिंदू टेम्पल जब बने थे उस टाइम पे किंग श्री भीमसेन, महाराजा पोथीश्री, ठीक है, उसके अलावा महाराजा भट्टादेव जो हैं उस टाइम पे रूल करते थे इस एरिया में। उसके अलावा ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन में इसके ऊपर मथुरा, कोसंबी, पर्वता, ठीक है, वेजाभद्र और सेपतनारिका ये सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं। उसके अलावा नगारी और शंखलिपि में भी इंस्क्रिप्शंस इसमें मिली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ग्लोबल इनोवेशन फंड इंडेक्स फंड के बारे में। सो 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फंड 2022 अभी रिलीज की गई है वर्ल्ड, ये 15वीं एडिशन है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन विप्पो इसको रिलीज करता है, इसने इसको पोर्चुलन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसको रिलीज किया है। अब इसमें बेसिकली बताया जाता है, मतलब ये इंडिकेट करती है कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं। जो इकोनॉमीज हैं उनको मतलब टोटल 132 इकोनॉमीज को रेट किया जाता है 80 डिफरेंट सेक्टर के ऊपर या फिर 80 डिफरेंट इंडिकेटर के बेसिस पे। इसमें दो तरह की केसेस होते हैं। इसमें एक इनपुट देखी जाती है कि मतलब दो चीज़ों के बिहाफ पे इसको मेजर किया जाता है, इनपुट और आउटपुट। इनोवेटिव इनपुट मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं किसी भी कंट्री में इनोवेटिव इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अटल टिंकरिंग लैब बनाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो इनपुट में काम आएंगी, कितना बजट स्पेंडिंग किया है। उसके अलावा आउटपुट में क्या है, मेजर क्या किया जाएगा आउटपुट में कि क्या उन एफर्ट से क्या साइंटिफिक पब्लिकेशन में इंक्रीज हुआ है, पेटेंट्स में कितना इंक्रीज हुआ है, ट्रेडमार्क्स में, प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, आउटपुट में ऑल इन ऑल कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो रिपोर्ट है ये GII रिपोर्ट 2022 वाली, स्विट्ज़रलैंड ने पिछले 12 साल से स्विट्ज़रलैंड जो है इसका टॉप पे आ रहा है इसमें। तो इस साल भी अगेन स्विट्ज़रलैंड जो है वो टॉप पे है, उसके बाद US, देन स्वीडन, UK और नीदरलैंड्स है। चाइना टॉप 10 के पास पहुंच चुके हैं, 11th रैंक पे आ गया है। इंडिया ने भी 6 स्पॉट्स क्लाइम किए हैं और अब इंडिया 40th रैंक पे आ चुका है। इंडिया अगर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री की बात करें तो इंडिया लोअर मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज में से टॉप पोजीशन पे है इसमें। ठीक है, सो एंड ऑल्सो इट कॉन्टिन्यूज टू लीड द वर्ल्ड ICT सर्विस एक्सपोर्ट। तो ICT सर्विस एक्सपोर्ट में भी इंडिया टॉप पे है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है हरिकेन स्टॉर्म सर्ज के बारे में। सो हरिकेन जो है बेसिकली ये न्यूज़ आइटम एक हरिकेन का फॉल हुआ था, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि हरिकेन है क्या और हरिकेन बनता कैसे है। ठीक है, हरिकेन जो है लार्ज बहुत बड़े स्वर्लिंग स्टॉर्म्स को, आप ये देखिए ये मैप है वर्ल्ड का, ठीक पर ये बना हुआ है तो ये कितने बड़े साइज का है। लार्ज स्वर्लिंग स्टॉर्म्स होते हैं, इनकी विंड स्पीड 119 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। ये वार्म ओशंस के ऊपर बनते हैं। बेसिकली इसमें 3 पार्ट होते हैं, पहला आई होता है, देन आई वॉल होता है, ठीक है, और उसके अलावा रेन बैंड होते हैं। ठीक है, ये जो है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले आई वाला रीजन जो होता है, आई जो होता है एक बीच में होल बनता है, ये लो प्रेशर वाला एरिया होता है।
ये जो होता है होल होता है, इसमें विंड जो होती है कंपैरेटिवली लाइट होती है, स्काई पार्टली क्लाउडी होते हैं और इवन क्लियर भी होते हैं एट टाइम्स। आई वाला जो रीजन होता है यहाँ पे ये रिंग ऑफ थंडरस्टॉर्म होती है, यहाँ पे स्वर्लिंग अराउंड द आई होता है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट रेन होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है। लास्ट वाला जो बैंड होता है रेन बैंड बोलते हैं जिसको, ठीक है, बैंड ऑफ क्लाउड होता है। यहाँ से मतलब ये 100 ऑफ माइल्स तक, मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइल तक ये एरिया एक्सटेंड करता है। मतलब ये वाला, ये बीच में आई है, देन ये आई वॉल है, यहाँ तक लगा लो, और ये वाला छोड़ो, ये जो काफ़ी सारा लंबे एरिया तक है ना, काफ़ी 100 ऑफ माइल तक ये जो एरिया है ये रेन बैंड है। अब क्या होता है कि ये बेसिकली बनता कैसे, स्टार्टिंग में ये स्टार्ट होता है एज अ ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, एक छोटी सी ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होती है, वो धीरे धीरे ट्रॉपिकल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाता है और थोड़ी सी थंडरस्टॉर्म बनता है, छोटा सा हवा का ऐसा बनता है, ठीक है, गोल गोल घूमने वाला, ठीक है। ये जो है ये थंडरस्टॉर्म, इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 62 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, ठीक है, या और उसके बाद धीरे धीरे इसकी ये जो है डीपन होने लग जाता है और ये 63 किलोमीटर पर आवर और उससे भी ज़्यादा जाने लग जाता है और फाइनली ये एक बहुत बड़ा हरिकेन की फॉर्मेट में बन जाता है जिसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली 119 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो जाती है, ठीक है। सो ये ऐसे बनता है। उसके बाद ये जो है हरिकेन फिर उसके बाद क्या करता है कि ये अपना आउटबर्स्ट करता है लैंड एरियाज के पास, ओशन में जनरेट होता है, देन ये जाता है कोस्ट के ऊपर और कोस्ट के ऊपर जाके ये नुकसान करता है, ठीक है। बेसिकली ये डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर के ऊपर, मतलब इसका अब कितना एक्सटेंट होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा, ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कि डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर कितनी है। अगर इफ द कोस्टल एरिया हैज सी फ्लोर दैट इज जेंटली स्लोप अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन, अगर जेंटल स्लोप है कोस्ट लाइन के पास सी एरिया की, देन इट इज मोर लाइकली टू सी ए हाइयर स्टॉर्म सर्ज, तो हाइयर स्टॉर्म सर्ज होगी, ठीक है। देन स्टीपर, मतलब स्टीप होगा तो कंपैरेटिवली कम होगी स्टॉर्म सर्ज, अगर जेंटल है तो जो स्टॉर्म सर्ज है वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा शेप ऑफ द कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो शेप द सर्ज, जो शेप कोस्ट लाइन की शेप है वो भी इसकी उसको सर्ज को शेप करती है। जैसे अगर ऐसे मतलब वी शेप्ड है, जैसे कि बे ऑफ फुंडी के पास है या फिर गुजरात वाले एरिया के पास है, अगर ये ऐसा होगा तो भी स्टॉर्म सर्ज ज़्यादा होगा। उसके बाद ओशन टाइड्स जो हैं वो भी इसको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। और अगर जब ये फॉल करता है किसी भी एरिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है उस एरिया में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाया है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर के लिए कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करे। अब इंडिया चाहता है कि जो इंडिया है वो 1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बन जाए बाय 2025। अगर ऐसा करना है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला जो सेंटर है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है 1976 में बनाया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर फॉल करता है, ठीक है। उसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। उसके अलावा इसने माई गोव, पीएम किसान, नेशनल पावर पोर्टल, ई श्रम, ये सब इसी ने बनाए हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के फंडिंग से। इसकी फंडिंग बेसिकली सेंट्रल बजट से होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट को फ्री में सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका मेन पर्पस क्या है कि मतलब कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो है ये नेशनल डेटा सेंटर डिफरेंट स्टेट्स में उनको मेंटेन करता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे नेशनल डेटा सेंटर्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 37 स्मॉल डेटा सेंटर्स को ये ऑल अराउंड द कंट्री मेंटेन करता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ब्लैक कोकेन। बेसिकली इसमें न्यूज़ के टर्म्स में बताने को कुछ नहीं है, लेकिन एक साइंटिफिक एडवांसमेंट की फॉर्म में देख लो कि कैसे जो ड्रग पेडलर्स हैं वो चेंजिंग नीड्स ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से खुद को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे उनको भी अब अगर अपना थ्राइव करना है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पुलिसिंग बढ़ गई है, चेक पोस्ट ये वो सब बहुत बढ़ गया है, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एडवांस हो गए हैं। बेसिकली क्या हुआ कि मतलब इसको आप एक केस स्टडी की फॉर्मेट में या फिर एक पॉइंट की फॉर्मेट में लिख सकते हो कि कैसे यूज़ करते हैं ड्रग पेडलर्स गवर्नमेंट की मशीनरी को काउंटर करने के लिए, बाईपास करने के लिए और अपना ट्रेड करने के लिए। क्या होता है कि ब्लैक कोकेन को बेसिकली एक नॉर्मल कोकेन लेके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसको हाइड्रोक्लोराइड और कुछ पिगमेंट के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है, जिसके चलते उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। अब स्निफिंग डॉग अगर इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे उनको स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की एजेंसी को बाईपास कर लेते हैं, ठीक है, और ये पकड़े नहीं जाते हैं। और बेसिकली जो साउथ अमेरिका से आते हैं ट्रेडर्स तो वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर जब ये अपने मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो उसको दोबारा से किसी केमिकल के साथ ट्रीट करके उसमें से एसीटोन या फिर मिथाइल हाइड्रोक्लोराइड निकाल के, मिथाइल क्लोराइड निकाल के ओरिजिनल कोकेन जो है वो रिट्रीव की जा सकती है,
तो ये है न्यूज़ आइटम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एनक्लेडस ओशन के बारे में। ठीक है, साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है कि सैटर्न का एक मून है एनसीक्लेडस मून के ऊपर चांसेस हैं कि उसके आइसी सरफेस के नीचे ओशन थ्राइव कर रहा है। ये देखो फोटो में दिख रहा है। तो ये ओशन जो बना हुआ है इसके बीच में फोस्फोरस के रेजिड्यूज हैं। अगर फोस्फोरस के इसमें रेजिड्यूज हैं तो इसके ऊपर पोटेंशियल चांस है कि इसके ऊपर लाइफ फॉर्म होगी। इंपॉर्टेंट ये है पेपर के पर्सपेक्टिव से कि स्पेसक्राफ्ट कजीनी है जो 13 ईयर से उसमें ऑर्बिट कर रहा है सैटर्न को, उसने ये सब सरफेस के ऊपर स्टडी किया है। ठीक है, उसने देखा है कि लिक्विड वाटर है सब सरफेस ऑफ एनसीक्लेडस के नीचे। ठीक है, उसके अलावा ये फोस्फोरस जो है ये लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ठीक है, फोस्फोरस जो है डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी सेविंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो उसमें ही होता है, सेल मेम्ब्रेन्स में होता है, बोन में होता है, टीथ में होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, या फिर डीएनए आरएनए सब में होता है। प्लैंक्टॉन्स में होता है। प्लैंक्टॉन्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर ये प्लांट ओरिजिन के होते हैं इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलते हैं, एनिमल ओरिजिन के होते हैं उनको जू प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। तो और इसके अलावा ये एटीपी जो मेन एनर्जी करेंसी होती है बॉडी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी, इन सब में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है यूनेस्को ने एक लिस्ट बनाई है हैंडमेड इंडिया की हेरिटेज टेक्सटाइल को लिस्ट करने के लिए, हैंडमेड फॉर 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल। ये लिस्ट जो है इसमें बहुत सारी 50 ऑलमोस्ट इंडियन आइकॉनिक टेक्सटाइल्स के बारे में लिखा हुआ है। उस टेक्सटाइल के पीछे की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, क्यों उनकी इतनी पॉपुलैरिटी हुई, क्या रीजन है, वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, और उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए उसके बारे में भी लिखा हुआ है। अब कौन कौन सी टेक्सटाइल्स इसमें आई हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको आइडिया आना चाहिए कि ऐसी कोई लिस्ट आई है। ठीक है, उनकी प्रिजर्वेशन कैसे करनी है उसके बारे में भी डिटेल में दिया हुआ है। टोडा एम्ब्रॉयडरी इसमें डाली गई है, सुगांडी फ्रॉम तमिलनाडु इसमें है। ठीक है, हैदराबाद और हैदराबाद की हिमरू वीव्स, उसके अलावा बांदा टाई एंड डाई वीविंग संबालपुर की, कुंडी वीवर्स गोवा से, माशरू वीवर्स पटोला वीवर्स जो है गुजरात से। ठीक है, इक्कल और लामड़ी बंजारा एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका की, तो काफ़ी सारी इसमें डाली गई हैं। अब इंडियन टेक्सटाइल जो है काफ़ी तरह की टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहली एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल्स हैं जिसमें फुलकारी आती है पंजाब ओरिजिन की, चिकनकरी आती है। फिर डाइड टेक्सटाइल्स है। ठीक है, डाइड टेक्सटाइल में बंदनी आती है राजस्थान वगैरह की। उसके बाद प्रिंटेड टेक्सटाइल्स हैं जिसमें कलमकारी और बागरू प्रिंट्स आते हैं। फिर हैंड वोवन टेक्सटाइल्स हैं जैसे बनारसी ब्रोकेड्स और कश्मीरी शॉल्स आते हैं जिसमें। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इन वीवर्स की स्पेशलिटी होती है कि इसमें जो होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल उस लोकेशन के हिसाब से होता है कि जहाँ पे वो जिस लोकेशन में बन रहा है तो उसके हिसाब से। उसके अलावा ये जो टेक्सटाइल्स हैं 27% ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज में ऐड करती हैं। उसके अलावा 3% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट है IMEI मोबाइल इक्विपमेंट नंबर के बारे में, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन इंडिया में मैन्युफैक्चर करे जाएंगे, ठीक है, तो उन सब मोबाइल फोन्स के अंदर IMEI नंबर जो है सारे के सारे हैंडसेट्स में लिखा जाएगा। सारे के सारे हैंडसेट्स का अपना IMEI रजिस्टर करवाना होगा। और ऑल्सो उसके अलावा मेड इन इंडिया एज वेल एज इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडियन काउंटरफीटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन, ICDR पोर्टल से जितने भी इंडिया में आएंगे तो उसमें भी 1 जनवरी 2023 से ये IMEI नंबर होना चाहिए। GSM, WCMDA, IDN, सैटेलाइट फ़ोन सब में ये होना चाहिए। जो एक ये IMEI नंबर बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर किसी मोबाइल की थेफ्ट या कुछ हो जाता है तो उस मोबाइल में क्या होता है कि उसको ट्रैक करने के लिए IMEI नंबर यूज़ किया जाता है और ये हर मोबाइल फ़ोन का यूनिक होता है। ठीक है, और ये जो IMEI नंबर है ना, ये 1 सिम वाले मोबाइल में 1 होता है और 2 सिम वाले मोबाइल में 2 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रक के ऊपर एक लोडेड एक बना हुआ रॉकेट लॉन्चर है। ये इंडिया में डिज़ाइन हुआ था, इंडिया में ही बनाया गया था। इसको आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो है ये ARDE, ये एक पार्ट है, डिपार्टमेंट है DRDO का, इसने इसको बनाया था। अर्मेनिया एक पहली कंट्री बनी है जिसने इसको प्रोक्योर किया है इंडिया से, तो इंडिया इसको ये सप्लाई करेगा। ठीक है, 40 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अरावली के बारे में। अरावली जो है वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर पुरानी ये माउंटेन रेंज है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि यहाँ पे एक जंगल सफारी पार्क बनाई जाएगी टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। अफ्रीका में बड़ी बड़ी जंगल सफारी पार्क्स होती हैं, लेकिन अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ी इंडिया में ही बनाई जाएगी। 10,000 एकड़ एरिया में ये बनाई जाएगी।
ठीक है। अरावली जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, इसका लिटरली मतलब ही लाइन ऑफ पीक्स होता है। ये राजस्थान, गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान हरियाणा के नीचे वाले एरियाज में से, ठीक है, महेंद्रगढ़ वाले एरिया में से निकल के दिल्ली तक पहुंचती है और वहाँ पे खत्म होती है। इसकी लार्जेस्ट पीक गुरशिखर है जिसकी हाइट 5650 फीट्स है। इसमें मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, रॉक फॉस्फेट, जिंक मिनरल डिपॉजिट ये सब इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है लेफ्टिनेंट अनिल चौहान के बारे में। इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किया गया है। सीडीएस जो है फर्स्ट टाइम 2019 में बनाया गया था एक पर्सन को, ठीक है, किसी पर्सन को। उसके अलावा मतलब ये पोस्ट 2019 में बनी थी। ये हेड ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के हेड होते हैं, ठीक है। ये 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। फर्स्ट प्रपोजल जो था सीडीएस बनाने का वो कारगिल रिव्यू कमेटी में ने दिया था 2000 में। जब कारगिल वॉर के बाद रिव्यू कमेटी बनी थी तो उसने फर्स्ट टाइम बोला था कि हमें कोऑर्डिनेशन और जॉइंटनेस को इंक्रीज करने के लिए सीडीएस की पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नरेश चंद्र कमेटी ने इसके बारे में बोला था 2011 में। देन शेकतकर कमेटी 2016 में इसकी उसने रिकमेंडेशन दी थी। कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या वाइस एडमिरल जिसकी एज 62 ईयर से कम है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। उसके अलावा उनकी रिटायरमेंट एज 65 तक हो सकती है। मैक्सिमम वो ऑफिस 65 ईयर की एज तक हो सकते हैं। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है जिसको अपॉइंट किया गया है, जिनको अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है इनका रोल क्या है। सीडीएस जो है वो सीडीएस हेड ऑफ मिलिट्री, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है ये डिपार्टमेंट, और ये इसके सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं, सेक्रेटरी की तरह। उसके अलावा ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं जब तीनों कमेटीज यानी कि एयर, ठीक है, मतलब आर्मी, एयर और नेवी तीनों मिलती हैं तो उसमें ये उनकी मीटिंग्स को हेड करते हैं। उसके अलावा ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जो मैंने अभी बताई। उसके अलावा ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर होते हैं, डिफेंस प्लानिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर को। और उसके अलावा ट्राई सर्विस मिलिट्री एडवाइजर होते हैं, ठीक है, ट्राई सर्विस के एडवाइजर होते हैं, ठीक है, ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू ट्राई सर्विस। और उसके अलावा मिलिट्री एडवाइजर टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। सिग्निफिकेंस क्या है कि सारे के इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी के एफर्ट्स में, ऑपरेशंस में, लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेनिंग में जॉइंटनेस लाने के लिए ये सिग्निफिकेंट है पोस्ट। उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री, ठीक है, जितनी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है, इंडिजिनस जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रमोट करने के लिए उनके यूज़ को ये सिग्निफिकेंट है। और उसके अलावा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की फॉर्मेट में काम करे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कि एक एमओयू साइन किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। अब क्या है कि ये एमओयू जो है ये साइन किया गया है ये चेक करने के लिए कि CO2 की एमिशन जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि ICAO मतलब जो सिविल एविएशन सेक्टर है ये अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड का 2.5% जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है उसका 2.5% एविएशन सेक्टर से आता है। तो इसको कम करने के लिए ICAO ने ISA के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप साइन की है। अब इंडिया में 2015 में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट बना था जिसने जो फुल्ली सोलर पावर्ड बन गया था। इंडिया हैज़ अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 गीगावाट। इंडिया ने 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा है 2022 तक का, और नेट जीरो 2070 तक अटेन करने का। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, 121 सिग्नेटरी कंट्रीज है इसमें, 32 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जैसे ग्लोब है इसमें ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसके बीच में जो भी कंट्रीज हैं पार्शली हैं या कंप्लीटली हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जहाँ पे डायरेक्ट सोलर एनर्जी आती है और जहाँ सन की एनर्जी पड़ती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है सोलर एनर्जी डेवलप करने का। तो ये कंट्रीज की मेंबर बन सकती हैं। ये पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 में ये बनाया गया था इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से, ठीक है। और इसका मेन पर्पस ये है कि फ्यूचर में 1000 बिलियन $US बाय 2030 को अट्रैक्ट करना है सोलर एनर्जी की एडवांसमेंट के लिए। उसके अलावा इंडिया ये पहला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। नेक्स्ट ICAO जो है ये कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के अंडर इसको बनाया गया था। इसको शिकागो कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। 193 नेशनल गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करती हैं, इसका पार्ट है, ठीक है। तो ये है ICAO के बारे में। नेक्स्ट कुशियारा रिवर के बारे में। कुशियारा रिवर जो है ये बराक रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो बांग्लादेश में है और ये असम में भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने अभी एक MOU साइन किया है बांग्लादेश के साथ कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों 153 क्यूसेक
वाटर जो है इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके चलते अब क्या होगा कि असम की वाटर कंजम्पटिव नीड्स जो हैं वो भी फुलफिल होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर वेंकटरमणी जो है इनको नेक्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किया गया है। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 76 के अंडर बनाई गई है, ठीक है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपना ऑफिस जो है जो ऑफिस में रहते हैं होल्ड करते हैं। उसके अलावा जो भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाइड है, सिर्फ वही पर्सन जो है उसको अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा सकता है। ये जो पर्सन अटर्नी जनरल है ये पूरी कंट्री में किसी भी जगह पे किसी भी कोर्ट में इंडिया की टेरिटरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें ऑडियंस का इनको राइट है। उसके अलावा ये लोकसभा, राज्यसभा, इन द सेंस पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में, दोनों हाउसेज की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं बिकॉज उसके लिए एमपी होना पड़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। यूपी में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व थे, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़। अब एक नया बुंदेलखंड एरिया में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। यूपी कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूव किया है, ठीक है। और ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनेगा, ठीक है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। ये सेक्शन 38B ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इसको बनाया जा रहा है, जिसके अंडर टाइगर रिजर्व बनाने के अलावा जिन ट्राइब्स को या शेड्यूल्ड ट्राइब या फॉरेस्ट ड्वेलर जो उस एरिया में रहते हैं उनको रीलोकेट करने के बारे में भी उसमें लिखा होता है फॉर सेफ्टी कंसर्न्स या अदर पर्पसेस। तो ये है। उसके अलावा बुंदेलखंड में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है और इसमें बहुत सारी और फोना और फ्लोरा की टाइप्स हैं। इसमें टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर जो हैं ये भी पाए जाते हैं। This is it from my side. I hope you people liked it. So please share it with your friends and please join the Telegram channel. उसमें सारे questions डाले होते हैं, ठीक है, उनको भी देखिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसी से कंप्लीट प्रिपरेशन का पता चलता है। एंड थैंक यू सो मच।